गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं इनसे कह देता हूं वो ये है कि हाँ, हम बेशक जब कभी भी वक्त आता है हमारे लोगों का हम साथ देते हैं। आज ये इमरान प्रतापगढ़ी जो बोले हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 6 महीने पहले इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। उनका मुकाबला बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से था, उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। और आपको मालूम होना चाहिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 एमएलए महाराष्ट्र में है। हमने ये सोचा कि हम बीजेपी को शिकस्त देना है, ना तो कांग्रेस हमको पूछी, ना इमरान प्रतापगढ़ी पूछा। हम हमारे आदमी को जिताने के लिए हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देके आज राज्यसभा में भिजाने वाले पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐ इमरान खेड़ा वाले, क्या तुम्हारे दिल में ईमानी जज्बा नहीं है? क्या तुम आके आज तुम ऐलान कर दो कि मैं मजलिस के हक में दस्तबरदार हो जाऊंगा? मगर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको तुम्हारे आकाओं को खुश करना है, इसीलिए तुम ऐसा नहीं करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा, सदर साहब हमारे बीच में मौजूद है, आप इत्मीनान बनाए रखें कि जिन्हें जनता के काम करने का तरीका ना आए, ऐसे नेताओं को अब जमालपुर से निकाला जाए। जिन्हें जनता के काम करने का तरीका ना आए, ऐसे नेताओं को जमालपुर से निकाला जाए। और पूरे अहमदाबाद को एक बात बतानी है मुझे, दोबारा कांग्रेस को वोट देकर हमारी आस्तीन में कोई सांप ना पाला जाए। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हैदराबाद के हमारे विधायक श्री माजिद जफर हुसैन मेरा साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आपके बीच में अपनी बातें रखें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पे तशरीफ फरमा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शह नशीन पे तशरीफ फरमा साबिर भाई काबली वाला, उम्मीदवार जमालपुर सदर मजलिस गुजरात, और शह नशीन पे तशरीफ फरमा मेरे भाई सलीम खान साहब, और शह नशीन पे तशरीफ फरमा जितने भी कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और पस्सा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज का ये जलसा इलेक्शन इंतखाबी जलसा है और आज आखिरी जलसा होता है। आप जानते हैं 2022 के चुनाव का लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं एक बात इनसे कह देता हूं कि वो ये है कि 5 तारीख को बेशक मजलिस का निशान पतंग है और मजलिस के उम्मीदवार साबिर भाई काबली वाला है। अगर बीजेपी को कोई हरा सकते हैं तो मजलिस साबिर भाई काबली वाला हरा सकते हैं। नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन? क्योंकि आप जानते हैं कि जमालपुर का इलेक्शन आज पूरे गुजरात में एक बहुत बड़े मायने का इलेक्शन रखता है। लोग आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि मजलिस को वोट डालेंगे तो भाजपा आ जाएंगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मजलिस वो वाहिद जमात है साबिर भाई काबली वाला जो भाजपा को शिकस्त दे सकते हैं। चूंकि आज ये लोग का पूरा दमखम खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी को आपने आजादी से आज तक अपनाया, खास तौर से जमालपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी को हमेशा से आप वोट दिया, मगर ये कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करी और सिर्फ वादे करते चले गई और आपका वोट लेकर अपने घर में बैठते चले गई। चूंकि आज लोग कह रहे हैं, खास तौर से आपके जो एमएलए साहब हैं उन्हें गली गली फिर रहे हैं। मेरे एक दोस्त है, उनसे कहा कि भाई अब
ये मजलिस आ गई, इतना फिरा हूं, मेरा 8 किलो वजन कम हो गया है। तो मैं एमएलए साहब से पूछना चाहता हूं, जब वजन बढ़ते तो खुद क्या बिल्डरों के साथ थे क्या? आप क्या बिल्डरों के साथ थे क्या? चूंकि जब आपको गरीब आवाम नहीं दिखी, अगर जब आप फिरते थे, अगर आप सही रहते थे, तो हमको आने की क्या जरूरत पड़ती थी? मैं तारीफ करूंगा साबिर भाई काबली वाले के लिए। साबिर भाई काबली वाला ने यह कहा कि ये सीट हमारे अपने भाइयों की सीट है, इसको हम जीतना चाहिए। बहैसियत मुसलमान एक जमाने से जमालपुर की ये सीट रही है, जमालपुर की सीट मुसलमान जीतता है और इंशाअल्लाह जीतता रहेगा। ये सोचकर साबिर भाई ने सब ये जितने कांग्रेसिया है सबको दावत दिए और कहने लगे जमालपुर छोड़ के मैं कहीं और लड़ लूंगा, अगर तुमको है आइए मीम की सीट बचाएंगे। मगर तुमने सोचा कि मैं सरकारी मुसलमान हूं, मुझे कांग्रेसी मुसलमान बन के रहना पसंद है, मगर ईमान वाला मुसलमान बन के रहना पसंद नहीं है। चूंकि आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आते हैं तो बहैसियत मुसलमान चूंकि जो है, जो दलित है या बिछड़ा हुआ तबका है, उन्हें अपने अपने मजहब पे चल सकता है, मगर जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज अदा करता है। और मेरे सदर न सिर्फ सर पे टोपी और दाढ़ी रखते हैं, हमेशा आपके दरमियान में रह के आपकी एक मजबूत क़ियादत करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को मायूस करेंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को आज लोग कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े आदमी है जो पार्लियामेंट के अंदर मोदी की आंख में आंख डाल के बात करने वाला इंसान आज आपके गलियों में आकर वोट मांग रहा है, तो आप सोचिए ये आपकी मोहब्बत नहीं तो क्या है? अगर हमको यहां से बीजेपी को जिताना होता तो हम यहां फिर के हमारी पार्टी का वोट क्यों मांगते थे, आपको छोड़ देते थे। मगर आपने जो गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं इनसे कह देता हूं वो ये है कि हाँ हम बेशक जब कभी भी वक्त आता है हमारे लोगों का हम साथ देते हैं। आज ये इमरान प्रतापगढ़ी जो बोले हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं 6 महीने पहले इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे। उनका मुकाबला बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से था, उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से था। और आपको मालूम होना चाहिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 एमएलए महाराष्ट्र में है। हमने ये सोचा कि हम बीजेपी को शिकस्त देना है, ना तो कांग्रेस हमको पूछी ना इमरान प्रतापगढ़ी पूछा। हम हमारे आदमी को जिताने के लिए हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट देके आज राज्यसभा में भिजाने वाले पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐ इमरान खेड़ा वाले, क्या तुम्हारे दिल में ईमानी जज्बा नहीं है? क्या तुम आके आज तुम ऐलान कर दो कि मैं मजलिस के हक में दस्तबरदार हो जाऊंगा? मगर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको तुम्हारे आकाओं को खुश करना है, इसीलिए तुम ऐसा नहीं करेंगे। मैं एक वाकया आपको बताता चलो। बिहार में हमारी पार्टी के एमएलए है अख्तर उल ईमान साहब। 2014 के अंदर पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था, वो टाइम उनको नीतीश कुमार की पार्टी एज ए कैंडिडेट पार्लियामेंट का उतारी थी और कांग्रेस से तरफ से एक मुफ्ती कासिमी साहब थे। मुफ्ती कासिमी साहब वहां के उम्मीदवार थे। अख्तर उल ईमान साहब जैसे ही कैंपेनिंग कर रहे थे, उनको ये पता चला आखिरी टाइम पे नीतीश कुमार डील करके बीजेपी को जिताना चाहता था। तो अख्तर उल ईमान साहब ने ये कहा कि आके 2 दिन पहले प्रेस में दे दिया कि मैं अपने हाथ से अपने भाई को हराना नहीं चाहता, मैं दस्तबरदार होता हूं। और मुफ्ती साहब को जिताकर ये बता दिया कि अख्तर उल ईमान ईमानी जज्बा रखता है, कोई और नहीं रखता है। ये ताकत किसकी है? जिसको ईमान होता है उसकी ताकत है। उसके बाद में जैसे ही
अख्तरुल ईमान को हुआ। नीतीश कुमार ने सोचा तो अख्तरुल ईमान जब एमएलए थे वो एमएलएशिप से रिजाइन दे दिए। जैसे ही नखीब मिल्लत को मालूम हुआ, नखीब मिल्लत ने हैदराबाद से टीम बिहार को भिजाया। बिहार को भिजा के अख्तरुल ईमान साहब को बुला के मजलिस की शाख वहां पे खोले और अल्लाह का करम है मजलिस ने 5 एमएलए वहां से जीत कर बता दिया हमको बीवी नहीं, हमको हमारा हक चाहिए, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के उतने ही शहरी है जितने तुम है। इसी तरह आज लोग कहते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं आज आप और हमारी जिम्मेदारी ये होती है एक तो अपने मजहब की हिफाजत करें, उसके बाद हमारे फैमिली को जो भी हो सकता हमसे हम मेहनत मजदूरी करेंगे और अपनी फैमिली को पालेंगे, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम देंगे। यही सोचते हैं। अगर फर्ज करिए जिसको फैमिली नहीं रहती उसको फैमिली का दर्द क्या मालूम, उसको बच्चों के एजुकेशन क्या मालूम, उसकी बच्चों की बीमारी क्या मालूम, उसको किस तरीके से अगर घर में लेट आएगा तो बीवी की डांट पड़ेगी उसको कैसे मालूम। मैं ये पूछना चाहता हूं क्या आपके एमएलए के पास कोई फैमिली है? अगर उसको फैमिली नहीं है तो आपका मेरा दर्द कहां से समझेगा? वो बिल्कुल नहीं समझ सकता। आपको सोचना चाहिए क्योंकि आज कहते हैं कि भाई विकास का काम कौन सा विकास हुआ आपका? हमसे पूछना चाहते हैं। आप कोई विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं। मैं साबिर भाई की तारीफ करूंगा। 2017 के अंदर साबिर भाई को कांग्रेस टिकट देने वाली थी, किसी वजह से कांग्रेस ने साबिर भाई को टिकट नहीं दिया, तो साबिर भाई ने यह सोचा कि अगर मैं आजाद उम्मीदवार या मैं अपक्ष में उम्मीदवार की हैसियत से डालूंगा तो मेरा भाई हार जाएगा। ये जज्बे से साबिर भाई जब घर में बैठ सकते हैं तो क्या इमरान साहब आप आ जाके यहाँ पर नहीं कह सकते क्या कि ये सीट अगर तुम गलती करोगे तो ये भाजपा जीत जाएगी? ऐसे भाजपा को रोकना है तो आपको मजलिस के हक में वोट देना है और यही सोचकर वोट देना है ताकि मजलिस ही सही आपकी खिदमत कर सकती है। पिछले 70 साल आपने कांग्रेस को वोट दिया, एक मर्तबा आप मजलिस को वोट देकर देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद आपके दरमियान में आना चाहते हैं। चूंकि मैं जानता हूं, मैं जमालपुर में काफी जमाने से चिपावाड़ में भी आता हूं, कांच की मस्जिद करने भी आता हूं, मुझे मालूम है। मैं सदर साहब को एक बात कहना चाहता हूं, सदर साहब यह जमालपुर एरिया है, यहाँ पर एक बात बड़ी अच्छी है, पहले तो अपना किसी को बोलते नहीं, बोले तो छोड़ते नहीं। इंशाअल्लाह आपको जमालपुर हरगिज़ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जमालपुर की मोहब्बत मैं जानता हूँ। अब वक्त आ गया है, मजलिस की क़यादत का वक्त आ गया है, इसको समझिए, महसूस करिए। 5 तारीख को आपको अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। मैं एक वाकया बताते हुए मेरी तकरीर को खत्म करता हूं, क्योंकि कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस कई बरसों से सेंटर में हुकूमत की है, उसके बाद में आज बीजेपी कर रही है, मगर कांग्रेस 2013 तक की बीच में एक मर्तबा कोई दूसरे आए थे और थोड़े दिन के लिए कोई और आए थे, मगर ये इतने वर्षों में क्या कांग्रेस हमारे बच्चों को रोजगार दे सकी? क्या हमारे बच्चों को तालीम दे सकी? क्या हरगिज नहीं दे सकी। जो बच्चे तालीम याफ्ता है उन्होंने अपने काबिलियत के हिसाब से कई बच्चों को अमेरिका जाना पड़ा, लंदन जाना पड़ा, कनाडा जाना पड़ा। एक वाकया मैं बता रहा हूं कि एक बुजुर्ग मेरे पास आए, आकर मुझसे कहा कि मेरा साहब एक छोटा सा आपसे काम है। मैंने कहा क्या काम है बताइए जीजा। तो बोले मुझे ना पैसे चाहिए ना कोई चीज चाहिए, मेरे 2 बेटे थे, 2 बेटियां हैं, मैंने दोनों बेटियों की शादी कर दिया, वो लोग भी बाहर चले गए। मैंने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, मगर हमारे
मुल्क के अंदर ये जालिम हुकूमत जो कांग्रेस हुकूमत कर रही है मेरे बेटों को रोजगार नहीं दी, क्योंकि नहीं दी तो मेरे बेटे मजबूरी में, बड़ा बेटा अमेरिका गया, उसके बाद में वो अपने छोटे भाई को भी बुला लिया, तो मैं मेरी बीवी के साथ बूढ़े हम लोग अलग हो गए। तो मैंने कहा चिचा आप भी अमेरिका चले जाना था, उन्होंने कहा मैंने भी अमेरिका गया था कुछ दिन यहाँ, मगर मेरा दिल इसलिए नहीं लगा क्योंकि अमेरिका में अज़ा की आवाज कान में सुनाई नहीं देती। मैं परेशान होकर वापिस हिंदुस्तान आ गया हूँ। हिंदुस्तान आने के बाद मैं आज बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी बीमार है, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक छोटी दरखास्त है, वो क्या है, क्योंकि अगर फर्ज करिए मेरे बेटों का फोन नंबर है, अगर मेरे को कुछ हो गया, मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो इसका आप इतना अमेरिका में मेरे बेटे को दे दो, क्योंकि ये कांग्रेस हुकूमत, जालिम हुकूमत आपको हमको माँ बाप के बाप से माँ से जुदा करने वाली कोई और नहीं है, ये जालिम कांग्रेस हुकूमत है। ऐसी हुकूमत को समझो, ऐसे लोगों को समझो, आपको अपना फैसला करना है। 5 तारीख को जो मेरे भाई दलित भाई है, अपने हिसाब से आप जैसे भी है वैसे हिसाब से पूजा करिए और वोट जाके डालिए। मुसलमान भाई फजर की नमाज अदा करिए, सुबह वाले वक्त अपनी फैमिली को लेके जाके लाइन में ठहरिए। 4 नंबर पे बटन का बटन है, वहां पर बटन दबाइए। असदुद्दीन अवैसी साहब को मायूस मत करिए। अगर आज ये मुस्लिम लीडर अगर फर्ज करिए आप लोग मायूस करेंगे तो आने वाले 50 साल तक कोई आवाज आपकी लेने वाला नहीं रहेगा। मैं गिड़गिड़ा के आपसे भीख मांगता हूँ, वोट की भीख मांगता हूँ। जो चीज हमारा हक होता है आप उसके लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ वक्त निकालना है। जो मुसलमान रमजान में रोजा रहता है, अगर शिद्दत की गर्मी होती है, एक खतरा पानी मुंह में नहीं डालता, इसीलिए नहीं डालता, उसको डर होता है ताकि मेरा रोजा ना टूट जाए। उसी तरह 5 तारीख को हम नहीं रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, पतन का बटन रहेगा, कोई नहीं देख रहा तो क्या होता है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के वास्ते आपको कीमती और मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। वैसे भी हमें जमालपुर से पूरी उम्मीद है कि 5 तारीख के दिन हवाओं में पतंग चल जाएगी। और सुन लो इमरान मियाँ, राजनीति आपके बस की बात नहीं है, पहले शादी कर लो वरना उम्र भूल जाएगी। मैं प्रताप गली की बात कर रहा हूँ।